हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लोग आज के इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि बीएसटी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक एक पॉइंट इसका कवर करने वाले हैं। जैसे अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या है या क्यों उत्पन्न होती है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र को चित्र की सहायता से कैसे दर्शाया जाता है, अवसर लागत क्या है, सीमांत लागत क्या है और अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र में क्या संबंध होता है, हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप इस वीडियो को डिटेल से एकदम अच्छे से देखते हो तो इस चैप्टर का 100% चीज आपका कवर हो जाएगा। और मुझे पता है क्लास 12th में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हैं या तो फिर आपका झारखंड बोर्ड के हैं या तो फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड के हैं, इन सभी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर अर्थव्यवस्था में लगता है। इसका कई सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग अर्थव्यवस्था को समझने की जगह रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये पूरा चैप्टर हिंदी में पढ़ाने वाले हैं। इंग्लिश के लिए भी कंटेंट बन रहा है, बच्चा आप लोग परेशान मत होइए। हम आप लोग को प्रॉमिस किए हैं बहुत ही जल्द हम आप लोगों को इंग्लिश में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के लिए कंटेंट बन रहा है, कंटेंट बनते ही आप लोगों को भी हम पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट और आसपास के जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को देखो, क्योंकि एग्जाम में यहां से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हर एक चीज को समझाएंगे, अच्छे से समझना। हम साइड हटते जाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी में सारे चीज को लिखना, ठीक है। और जितने भी अपने दोस्त हैं, चाहे वो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी के बीच वीडियो शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है हम लोगों का अर्थशास्त्र एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, VVI पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ कि सर आखिरकार अर्थव्यवस्था होता क्या है। देखो, वेरी सिंपल है। इकोनॉमिक्स को ना कभी भी रट्टा नहीं मारना, इकोनॉमिक्स को समझना है आपको। समझ जाओ इकोनॉमिक्स, समझते ही आपका खेला खत्म। रट्टा नहीं मारना है कभी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हम लोग अपने लाइफ में हमेशा से करते हैं। कोई हम लोग पैसा कमाते हैं, हम लोग वस्तु तथा सेवाओं को खरीदते हैं, उसका यूज करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उनसे हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है। बाजार ऐसे काम करता है। अर्थव्यवस्था में सब चीज मनुष्य के दैनिक जीवन पर आधारित होता है, इसलिए इसको भाई रट्टा तो मारना है नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था को बोला जाता है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है? इकोनॉमी। देखो, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है। देखो, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है, जितनी भी कौन सी क्रिया? आर्थिक क्रिया। ये सारी आर्थिक क्रियाएं जिस जगह पे होगी, जिसके अंदर होगी, उसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। उसी को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था। हमको पता है, आपको समझ में फिर नहीं आया तो सुन लो। अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी व्यवस्था से होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है। संपादित करना मतलब पूरा किया जाता है। फिर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कृषि से संबंधित कार्य है, उद्योग में काम कर रहे हैं, कोई व्यापार का काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, परिवहन है, रोजगार का कोई काम कर रहे हैं इत्यादि, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम का पीछे आपको पैसा कमाना, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो ये सभी का सभी काम जिसके अंदर में होगा उसी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पूरा एक शाखा है, अर्थव्यवस्था पूरा एक क्षेत्र है जहां सारा काम होता है। उद्योग हो गया, बैंकिंग हो गया, यातायात हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बिजनेस हो गया, फार्म हो गया, मार्केटिंग हो गया, कंज्यूमर हो गया, हर एक चीज किसके अंदर में काम करता है? अर्थव्यवस्था के अंदर में काम करता है। कभी भी आपको हमेशा बोलते हुए मिलेगा भारत का अर्थव्यवस्था ऐसा है, उस देश का अर्थव्यवस्था ऐसा है, वो देश अमीर है क्योंकि उस देश का अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छा है, वो देश गरीब है क्योंकि उस देश का अर्थव्यवस्था पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी काम जिसके अंदर में होता है वो अर्थव्यवस्था होता है। आगे बोल रहा है, यह उन सभी क्रियाओं का समावेश होता है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। मतलब जिंदा रहने के लिए, अपने लाइफ को अच्छे से जी सके, इसके लिए काम करता है। इन्हीं सभी कामों को या इन्हीं पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था होते कितना प्रकार का है।
तो बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो अर्थव्यवस्था होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब हम इन तीनों का मतलब आपको डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब समझ लो कि जब कोई आदमी अपना पैसा लगाया, कोई बिजनेस चला रहा है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसपे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, एक अकेला आदमी उसको चला रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे मान लो रतन टाटा हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, ये सारा लोग का खुद का बिजनेस है। रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये सारा चीज का खुद का बिजनेस है। ई लोग का सरकार इस पे हस्तक्षेप नहीं करता है, उन लोगों का खुद का बिजनेस है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था बेसिकली ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जो सरकार के क्षेत्र में होता है और जिसको चलाने का काम सरकार करता है। जैसे मान लो कि बैंक हो गया, रेलवे हो गया, डाक सुविधा हो गया, बीएसएनएल हो गया, जिसको सरकार संभाल रहा है, जिसका मालिक सरकार है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र जो निजी हाथों में भी हो, यानी कि जिसका मालिक निजी व्यक्ति भी हो और प्लस सरकार, दोनों मिलकर के जिस क्षेत्र को चलाता है उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और भारत का अर्थव्यवस्था, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का अर्थव्यवस्था भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ही होता है, क्योंकि भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिल करके जो है भारत का अर्थव्यवस्था को संभालता है। इसलिए क्वेश्चन में पूछता है कि भारत का अर्थव्यवस्था किस तरीके का अर्थव्यवस्था है, तो आपको बताना है कि भारत का अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर के चलाता है। ठीक है, आ गया समझ में? क्या बोले? पूंजीवादी मतलब एक अकेला व्यक्ति मालिक है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको सरकार चलाएगा, जिसपे सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां ये दोनों मिलके काम करता है, पूंजीवादी समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था जहां मिलके काम करता है, दोनों मिलके निर्णय लेते हैं, दोनों मिलके चलाता है, उसको बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत का अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब क्या बोल रहा है, अब इन तीनों अर्थव्यवस्था में अंतर। ठीक है, ये अर्थ है। देखो हम बताए थे ना, जब कभी भी अंतर करोगे तो क्रम संख्या लिखना, अंतर का आधार लिखना और जिन चीजों में अंतर बताओगे उसको लिखना। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाने का कोशिश करते हैं आप लोगों को, और हम इसको समझाएंगे। अभी टेंशन नहीं लो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज हम अभी समझाएंगे, इसका परेशान नहीं होना है आप लोग को। हम हैं तो बस आप लोग पढ़ो, पढ़ाने के लिए हम हैं। ठीक है, बस मन लगा के पढ़ना। देखो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे समझना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा हमको पेन का कलर चेंज कर लेने दो। अब देखो क्या बोल रहा है, अर्थ का मतलब होता है आशय। भाई मतलब बता रहा है क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बोल रहा है उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। कौन मालिक होता है? निजी व्यक्ति मालिक होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का नियंत्रण होता है। समाज मतलब होता है सरकार। इसका नियंत्रण होता है समाज का, समाज मतलब सरकार समझ लो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां ये दोनों मिलके चलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहां दोनों मिलकर के चलाता है, जहां दोनों का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? दोनों का। आ गया समझ में? फिर दूसरा बोल रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब आजादी। आपको जैसा करना है आप वैसे करो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण रूप से रहती है, पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है, यानी आप अपने मन से आपको जैसे चलाना है चलाना, लेकिन हाँ समाज को या लोगों का शोषण मत करना। और बाकी आप आजाद हो, आपको जिस तरीके से व्यवसाय चलाना है आप चलाओ। इसके बाद यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। और होगा भी कैसे भाई, सरकार है, समाज है, सब चीज को देख के चलना है। इसके बाद आता है इसमें मिश्रित में कुछ स्वतंत्रता होती है तो कुछ पे प्रतिबंध होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दी जाती है परंतु स्वतंत्रता सीमित होती है। स्वतंत्रता क्या है? सीमित है। मिलेगा स्वतंत्रता लेकिन सीमित मात्रा में मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय नियोजन नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ केंद्रीय नियोजन नहीं होता, यहाँ केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से होता है। केंद्रीय नियोजन क्या होता है? पूर्ण रूप से। और यहाँ केंद्रीय नियोजन होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता है।
ठीक है। यहाँ केंद्रीय नियोजन नहीं होता, यहाँ केंद्रीय नियोजन पूरी तरह से होता है क्योंकि सरकार है, और यहाँ केंद्रीय नियोजन होता है लेकिन पूरा तरह से नहीं होता है। इसके बाद प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, निजी क्षेत्र में यानी कि पूंजीवादी क्षेत्र में प्रतियोगिता बना रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि हम मोबाइल बनाने वाला एक कंपनी है, तो मोबाइल बनाने वाला 1000 कंपनी है, हम व्यक्तिगत कंपनी है मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल बनाने वाला और भी कई सारा कंपनी है, तो प्रतियोगिता होगा ही होगा। ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पूर्ण रूप से पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता होता है, और यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं होती, प्रतियोगिता नहीं होता क्योंकि भाई सरकार है, भाई पूरा समाज है, प्रतियोगिता नहीं होता। यहाँ प्रतियोगिता होता है लेकिन नियंत्रित प्रतियोगिता होती है। किसमें? मिश्रित में। संचालन, स्वयं संचालित आर्थिक प्रणाली। स्वयं का मतलब होता है वो जो आदमी जो उस बिजनेस को चला रहा है वो अकेला चलाएगा। जैसे हम कोई बिजनेस को चला रहे हैं तो सारा का सारा काम हम खुद करेंगे। ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है? आर्थिक प्रणाली स्वचालित नहीं हो सकती, यानी कि आप खुद से इसको चला नहीं सकते हो, और यहाँ चला सकते हो लेकिन पूर्ण रूप से आपका नियंत्रण नहीं होगा। उद्देश्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है समाज का कल्याण करना। क्या करना? समाज का कल्याण करना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है दोनों करना, लाभ भी कमाएंगे और समाज का भी हितों को ध्यान में रखेंगे। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति मतलब अपना खुद का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने एवं प्रयोग करना एवं हस्तांतरण करने का अधिकार होता है। हम जिस बिजनेस को चला रहे हैं हमको पूर्ण रूप से आजादी है, हम उस बिजनेस को जैसे चलाना चाहें वैसे हम उस बिजनेस को चला सकते हैं। हम बिजनेस में एसेट ला सकते हैं, पूंजी ला सकते हैं, संपत्ति ला सकते हैं और संपत्ति को लेके जा भी सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक में ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि मान लो आप कहीं पार्क घूमने गए हैं, कहाँ घूमने गए? पार्क। और पार्क में आपको मान लो कि पार्क का आपको गेट पसंद आ गया, तो क्या उस गेट को आप कबाड़ के अपने साथ लेके आ जाओगे? नहीं यार, हमको पसंद आ गया, लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक है, सबका है, आपका नहीं है वो। हाँ, आप अगर कोई गेट बनाए हैं, आपका कोई गेट है, आप उस गेट को लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सार्वजनिक जगहों पे गए और वहां का कोई चीज पसंद आए तो क्या लेके आ जाओगे? नहीं आ सकते हो। आ रहा है बात समझ में मेरा? ठीक है। यहाँ भी वही होता है, लाभ और हित का एकीकरण होता है। इसके बाद वर्ग संघर्ष, आप इसको छोड़ सकते हो, आप 7 पॉइंट याद रखना, उतना आपका काम चल जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं आपको इन तीनों का मतलब समझ में आ गया। पूंजीवादी यानी कि खुद का, अपने चलाते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति मालिक होता है, अपने हिसाब से व्यवसाय को चलाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो समाज के लिए होता है, जहां सरकार नियंत्रण करता है और सरकार उसको चलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पूंजीवादी समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था मिलकर के जिसको चलाता है, और भारत का अर्थव्यवस्था भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड में अच्छा से पढ़ाएंगे, भले वीडियो लंबा हो लेकिन एक बार देखने के बाद आपको जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। अब आते हैं हम लोग, आर्थिक समस्या क्या है। हाँ जी, आर्थिक समस्या क्या है, हम इसको एक लाइन में समझा दे रहे हैं। रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स में हम बार बार समझाते हैं। रट्टा नहीं, इकोनॉमिक्स में रट्टा नहीं मारा जाता है, किसी चीज को समझा जाता है। आर्थिक समस्या क्या है, एक बात समझ लो, धन से संबंधित जो भी समस्या होगा, धन मतलब मनी, मनी बोले तो पैसा, पैसा 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 से समस्या, पैसा से संबंधित, पैसे पैसे करती है वही पैसा, पैसे से संबंधित जो भी समस्या होगा, पैसों से संबंधित सभी समस्याओं को आर्थिक समस्या कहते हैं। सिंपल बात है। हम लोग व्यक्ति हैं, हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर किसी के पास आय सीमित होता है। आय क्या होता है? सीमित है। मेरे पास भी पैसा सीमित है, आपके घर में आपके मम्मी पापा जो पैसा कमाते होंगे वो भी पैसा सीमित है, लिमिटेड है। महीना में 5,000 कमाते होंगे, 10,000 कमाते होंगे, 20,000, 25,000, 30,000, 1,00,000, लेकिन पैसा सीमित है। हम लोग के पास पैसा सीमित है लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित है। हम लोगों को बहुत कुछ खरीदना है उस पैसे से। जैसे मान लो कि कोई आदमी ऐसे होता है कि सपोज कर लो वो 10,000 महीने का कमाता है और 10,000 में उसको सब चीज चाहिए। 10,000 में उसको कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, मोबाइल चाहिए, वो बाइक चाहिए, एकदम महंगा रेस्टोरेंट में जाकर के खाएगा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगा, गाड़ी चाहिए, हर चीज का फैसिलिटी। तो क्या 10,000 में इतने सारे चीजों को पूरा किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पास आय सीमित होता है, और आय जहां से उसको मिलेगा, आय मिलने का जो स्रोत है, आय के जो साधन है वो भी सीमित है।
अगर मान लो कि हम सपोज हम बच्चों लोग को कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मेरे स्टूडेंट, मान लो कि अगर मेरे यहाँ 30 स्टूडेंट पढ़ता है और एक स्टूडेंट का फी अगर हम 500 रुपया लेते हैं, तो इस हिसाब से एक महीना में हमको मिल जाएगा 15,000। 15,000 मेरा लिमिटेड है। क्या कभी ऐसा होगा कि 15,000 की जगह हमको 15 लाख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट 30 है और एक स्टूडेंट अगर 500 करके देगा तो 15,000 मिलेगा। तो इसीलिए आय सीमित है, हर किसी का आय सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं असीमित है। असीमित है भाई, सब चीज चाहिए उस पैसे में। तब तो प्रॉब्लम होगा, तब प्रॉब्लम होगा, तब आपको चुनना होगा कि ये जो आपके पास पैसा है आप उनसे किन किन चीजों को खरीदोगे। इस पैसे को खाने पीने में कितना खर्च करोगे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च करोगे, घर का काम में कितना खर्च करोगे, कितना रुपया सेविंग करोगे। हर चीज को आपको चुनाव करना पड़ेगा कि इस चीज को खरीदेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे, इसको खरीदेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आय सीमित है। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास सीमित आय होता है और उसके पास असीमित आवश्यकताएं होती है, तो उस समय उसको वस्तु का चुनाव करना पड़ता है। उसी समय वो जो समस्या होता है, उसी समस्या को बोला जाता है आर्थिक समस्या। देखो, किसी भी व्यक्ति के पास आय यानी धन सीमित मात्रा में होती है, परंतु उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम वस्तुओं का क्रय करना चाहता है, तो इस समय जो समस्या उत्पन्न होती है उसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या होती है। चुनाव की समस्या मतलब आपको चुनना होगा कि आपके पास जो पैसा है उसमें से आप कौन चीजों को खरीदोगे जिससे आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, यानी कौन सा आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। ऐसे बोल रहा है आगे, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को उन वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है जिन वस्तुओं को वह उपभोग करना चाहता है। तब उसको उन्हीं वस्तुओं का चयन खरीदना होगा जब जो उसको जरूरत है। देखो बताते, मेरी मम्मी लोग, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी जब पहले काम क्या करती थी, वैसे तो अभी भी करती है, क्योंकि वो बोलती है कि देखो हम घर में रह के करेंगे क्या, हमको काम करना पसंद है। अब देखो, मेरी मम्मी जो काम करती है, उनको पहले जब हम लोग छोटा थे तो उनको पैसा मिलता था 10,000 रुपया पर मंथ। कितना मिलता था? 10,000। अब मान लो यही 10,000 रुपये से उनको पूरा घर का खर्चा उठाना है, हम लोगों का खर्चा उठाना है, हम लोगों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, घर का खर्चा है, राशन पानी है, कॉपी किताब है, कपड़ा है, सब चीज है। तो मान लो किसी दिन अगर हम लोगों को किसी महीना इमरजेंसी पड़ जाता था पैसा का, या सडनली हम माँ को ये बोलते थे कि हमको कॉलेज में एडमिशन होने के लिए 2,000 या 3,000 रुपया चाहिए, तो माँ उस समय हमको बोलती थी कि अच्छा अभी समय है ना 10-12 दिन। हम बोलते थे हाँ है, तो माँ बोलती थी रुक जाओ, अभी पैसा नहीं है, हम अरेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा सीमित है और वो पैसा खर्च हो चुका है। तो इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि वो जो पैसा है उन पैसों को किन किन चीजों पे हम लोग खर्च करेंगे। इसी को बोला जाता है आर्थिक समस्या। अब हमको अब बताओ ना, क्या आपके घर में ये समस्या नहीं आता होगा? आता होगा। अर्थशास्त्र का एक एक चीज को आप अपने दैनिक जीवन में देखोगे, क्योंकि ये चीज हम लोगों के साथ होता है। तो ये आर्थिक समस्या से तो हम सब लोग जूझते हैं, हम जूझते हैं, आप जूझते हो, आपके घर के लोग जूझते हैं, सब कोई जूझेगा। कौन नहीं जूझेगा? विजय माल्या भी तो भाई है। अभी देखो ये मुकेश अंबानी, जिनका बेटा का शादी था, वो क्या हुआ, जियो का रेट जो पहले 239 में जियो का रिचार्ज होता था, आज उसका रिचार्ज हो गया है 300। तो 300 रुपया रिचार्ज हुआ, उसको भी तो खर्चा बढ़ाना पड़ा, अपना आय बढ़ाना पड़ा। ठीक है, असीमित आय किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं, फिर चाहे वो विजय माल्या या तो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, किसी के पास नहीं है। अब आते हैं आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ये जो पैसों का समस्या है ये उत्पन्न क्यों होगा? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण होते हैं। ये मोटा मोटी 5 प्रमुख कारण होता है जिसके वजह से आर्थिक समस्या होता है। सबसे पहला, हम लोगों के पास आय सीमित है। याद रखना, अगर हम आपको कभी एक वर्ड में पूछे कि बताओ आर्थिक समस्या क्या है, तो बता देना एक वर्ड में कि सर आर्थिक समस्या इज इक्वल टू जब हम लोगों के पास आय कम होगा और हमारी आवश्यकताएं अधिक होगी। जब आय कम और आवश्यकता अधिक होती है, क्या कम, रुको एक मिनट, जब क्या कम होगा हम लोगों के पास, आय कम होगा और आवश्यकता ज्यादा होगा, तो उस समय जो समस्या होगा वो आर्थिक समस्या होगा। पहला तो सीमित आय है, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा सीमित है तो समस्या होगा, चुनाव करना पड़ेगा, ये सामान चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसके बाद असीमित आवश्यकताएं, दूसरा रीजन, हम लोगों का आवश्यकता ही कभी खत्म नहीं होता। एक चीज पूरा हो गया तो दूसरा चीज मांगेंगे, दूसरा पूरा हो गया तीसरा चाहिए, तीसरा पूरा हो गया चौथा, यानी हमेशा हम लोग का आवश्यकता बढ़ते जाएगा।
इसके बाद तीसरा होता है आवश्यकताओं की तीव्रता, और हम लोगों को जल्दी जल्दी चीजें चाहिए होता है। ये सामान पूरा हो गया तो दूसरा, दूसरा हो गया तो तीसरा, इसीलिए भी होता है। इसके बाद संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अभाव, हम लोगों के पास जो भी संसाधन है हम लोग उसका वैकल्पिक यूज कर ही नहीं पाते हैं। अगर वैकल्पिक यूज करना चाहें तो नया चीज को खरीदने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं, हम इंडियंस लोग जुगाड़ू होते हैं। क्या हुआ था एक बार मेरे घर पे, आपका ये चटाई, नीचे बिछाने वाला चटाई जो है, वो चटाई थोड़ा सा फट गया था, पुराना हो गया था। तो हम माँ को बोले थे कि माँ नया चटाई ले दो, ये थोड़ा सा फट गया है। तो माँ बोली अरे क्या दिक्कत है, अभी छोड़ो ना, बाद में लेना ना, चटाई थोड़ा सा फटा है, पूरा तो नहीं, उसको तो नीचे ही बिछाएगा, उसके ऊपर तो तुम बिछाने वाला बेड तो बिछाओगे ही ना, काम चला लो, काम चला लो, जब तक है तब तक है, नहीं है तो देखा जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग के घर में कोई कपड़ा उपड़ा हम लोगों का पुराना हो गया, ये कपड़ा उपड़ा शर्ट उट पुराना हो गया, तो मेरी मम्मी क्या करती है, ये जब शर्ट पुराना हो गया, इस शर्ट को क्या करेगा, फेंकेगी नहीं, ये शर्ट को एक दर्जी टाइप का होता है कपड़ा सीने वाला, उन लोग को दे देगा, और यही कपड़ा सबसे, गेंद्रा नहीं होता है, बेडशीट गेंद्रा जो बनता है, कंथा जो बिछाते हैं हम लोग बेड के ऊपर, वो कंथा बनवा देती है माँ। या अगर कोई कपड़ा सॉफ्ट है तो उसको चूर चूर करके माँ तकिया बनवा देती है। यानी जुगाड़ू है, यानी कि जो भी संसाधन है उसका वैकल्पिक प्रयोग करो, जब तक कर सकते हो करो तो प्रॉब्लम होगा नहीं। तकिया नया खरीदने का क्या जरूरत है, इसी को बना दो। चटाई नया के लेने का क्या जरूरत है, इसी से काम चला लो, जब तक चल रहा है चल रहा है। तो वही संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग अगर आप नहीं कर पाओगे, हर चीज में आपको अगर नया सामान चाहिए होगा तो ये समस्या होगा आपको। इसके बाद सही वस्तुओं का चयन ना कर पाना, अगर आप सही वस्तुओं का चयन नहीं कर पाओगे तब ये समस्या आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप अपने पैसे को गलत चीजों पे खरीदने में खर्च कर दोगे, तब तो आपको ये प्रॉब्लम होगा पैसों का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया आर्थिक समस्या। अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI। ऐसे तो हम जितना पढ़ा रहे हैं सब VVI है। केंद्रीय समस्या का मतलब क्या होता है, अच्छा अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या मतलब क्या था, पैसों की समस्या, पैसों वाला। केंद्रीय समस्या, ये अगर आपको हम अगर कभी पूछे कि केंद्रीय समस्या मतलब क्या होता है तो बता देना कि सर उत्पादन से संबंधित समस्या। एक अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो सामान बनाता है उसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। सपोज कर लो कि अगर हम इस मोबाइल को बना रहे हैं तो हम इस मोबाइल का उत्पादक हुए, मेरे द्वारा ये सामान बना, ये मेरा उत्पाद हुआ। अगर मान लो हम ये कपड़ा बना रहे हैं तो हम कपड़ा बनाने वाला उत्पादक हुए और मेरा कपड़ा उत्पादन हुआ। अगर हम किसी भी चीज का सामान बनाते हैं तो उस समय हमको, जब हम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करते समय हमको जो भी समस्या होगा उन्हीं समस्याओं को बोलते हैं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या। आ गई बात समझ में। केंद्रीय समस्या मतलब उत्पादन से संबंधित समस्या को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। अब देखो समझो, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं, देखो वही बोल रहा है, अर्थव्यवस्था की कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, और इन तीनों अर्थव्यवस्था का मतलब हम लोग अभी सीख गए। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी चीज का उत्पादन करता हो वो, उन सभी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है उन सभी समस्याओं को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। उत्पादन से संबंधित समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। खत्म। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, मूल रूप से 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला, जब आप वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करोगे तब आप सोचोगे कि अरे यार किस चीज का उत्पादन करेंगे, तो अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या होता है क्या उत्पादन करें। सबसे पहली समस्या क्या है, सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन करें। इसी को आप बोल सकते हैं या तो कितनी मात्रा में उत्पादन करें। कितनी मात्रा में उत्पादन करना नहीं याद रखना है, मत याद रखो, क्या उत्पादन करें। अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या होती है क्या उत्पादन करें। अरे यार क्या बनाए, कौन सा सामान बनाए, कपड़ा बनाए, मशीन बनाए, मोबाइल फोन बनाए, हाँ कौन सा सामान, किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे यार हम। सबसे पहला समस्या है क्या उत्पादन करें। अब जब आपको पता चल गया कि अच्छा ठीक है चलो कपड़ा उत्पादन करेंगे, जब आपको पता चल गया क्या उत्पादन करें, तो दूसरा समस्या होगा कैसे उत्पादन करेंगे। अब आप सोचोगे अच्छा ठीक सोच लिए, कपड़ा का तो उत्पादन करेंगे, लेकिन उत्पादन करेंगे कैसे। मशीन लगाएंगे, मशीन से लग के प्रोडक्शन करेंगे, बड़ा बड़ा मशीन लगाएंगे, मशीन से कपड़ा बनवाएंगे, या तो फिर मजदूरों को लगाएंगे,
जो सिलाई हाथ मशीन से हाथ और पैर से सिलाई करके कपड़ा सी देगा। यानी श्रमिक को लगाएंगे, श्रमिक प्रधान, या मशीनों को लगाएंगे जिसको पूंजी प्रधान बोला जाता है। कैसे करेंगे? और तीसरा समस्या होगा किसके लिए उत्पादन करेंगे? भाई ये जो हम सामान बनाएंगे ये बेचेंगे कौन लोग को? क्योंकि समाज में 3 वर्ग हैं, मध्य स्तर, निम्न स्तर और उच्च स्तर। तो समाज के किस लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे, किसके लिए? तो ये 3 समस्या होती है अर्थव्यवस्था की। सबसे पहली होती है क्या उत्पादन करें, दूसरा होता है कैसे उत्पादन करें, और तीसरा क्या होता है किसके लिए उत्पादन करें। क्लियर है? अब हम लोग इन तीनों ही समस्याओं को अब हम लोग डील करेंगे कि उत्पादन में अर्थव्यवस्था का जो पहला समस्या है क्या उत्पादन करें, क्या होता है, इसको हम लोग हर एक समस्याओं को डिटेल में समझेंगे अभी। ठीक है, चलो आओ। और डिटेल में समझने के बाद भी वही निकल के आएगा जो हम अभी समझाए। देखो वही चीज है, अर्थव्यवस्था की 3 समस्या होती है। सबसे पहले क्या उत्पादन करे, दूसरा कितनी मात्रा में उत्पादन करे, और तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन करे, है ना? देखो ये बुक का चीज था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से समझना। तो अर्थव्यवस्था का ये जो सबसे पहला समस्या था मेरा, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। सबसे पहले क्या उत्पादन करेंगे? देखो क्या बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या का संबंध चयन की समस्या से होती है। प्रत्येक उत्पादक को सबसे पहले यह तय करना पड़ता है कि वह किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उत्पादन के साधनों की कमी होने के कारण उत्पादक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह उन्हीं वस्तुओं का चुनाव करे जिससे अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो। हाँ, आपके मन में सवाल आएगा कि सर उत्पादन का समस्या क्यों होगा? अगर मान लो हम पूंजी ज्यादा लगा दिए, जब हम श्रम ज्यादा लगा दिए, जब हम मशीनों को ज्यादा लगा दिए, जब हम पूंजी ज्यादा लगा दिए, तब तो समस्या होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उत्पादन के साधन सीमित हैं। अगर मान लो कि हम एक कपड़ा का कारखाना खोलेंगे तो उस कपड़े का कारखाने में जो हम पूंजी लगाएंगे, पूंजी तो लिमिटेड होगा। अगर हम पूंजी लगाए हैं बिजनेस चलाने के लिए 10 लाख रुपया पूंजी लगाएं, 10 लाख रुपया पूंजी लगाएं तो पूंजी सीमित है। मेरे फैक्ट्री में अगर मान लो 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, तो मजदूरों का संख्या भी तो लिमिटेड है। अगर हम कहीं से कच्चा माल खरीद के लाएंगे, मेरे यहाँ सपोज कर लो 3 अगर मशीन लगा हुआ है मेरे यहाँ, तो 3 मशीन भी तो सीमित है। तो उत्पादन करने में जो भी साधन का यूज करेंगे वो सब साधन सीमित होगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या उत्पादन करें, और हम ये ट्राई करेंगे कि हम ऐसा सामान का उत्पादन करें जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसको खरीद सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को उसका जरूरत हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का जरूरत होगा और हम उस चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला समस्या होता है कि क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, आया समझ में? अब देखो क्या उत्पादन किया जाए का मतलब होता है कौन सा वस्तु का उत्पादन करें। वस्तु कई टाइप का होता है, ध्यान से समझना। देखो वस्तु कई टाइप का होता है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। हाँ, वस्तु क्या बोले हम अभी, वस्तु हम लोगों का कई टाइप का होता है। देखो वस्तु कई टाइप का होता है। देखो उत्पादन की समस्या, चयन की समस्या होती है, वस्तु कई टाइप की होती है। सबसे पहला हम लोग के पास देखो ये पहला ऑप्शन है, ये हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन है, और ये हम लोगों के पास तीसरा ऑप्शन। हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, भाई क्या उत्पादन करे, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करे या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे। उपभोग वस्तु जैसे जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कपड़ा उपभोग वस्तु है, अनाज, गेहूं, दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल, मसाला, नमक, सब्जी, ये सब चीज को कहा जाता है उपभोग वस्तु, जिसको यूज हम लोग करते हैं। अच्छा, उपभोग का मतलब सिर्फ खाना नहीं, ये तो कपड़ा थोड़ी खाते हैं। उपभोग मतलब जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उन वस्तुओं को उपभोग वस्तु। या पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत का मतलब होता है कैपिटल गुड्स, जैसे मशीन, औजार, ट्रैक्टर, मोबाइल फोन, गाड़ी। देखो ये मोबाइल, ये मेरे लिए क्या है, पूंजीगत वस्तु। ये डिजिटल बोर्ड पूंजीगत वस्तु है। ये मेरा पंखा, लाइट्स, ये सब पूंजीगत वस्तु है। गाड़ी पूंजीगत वस्तु। कई ऑप्शन है। या अगर इसका उत्पादन नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन भी है, निजी वस्तुओं का उत्पादन करे या सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करे। निजी वस्तु बोले तो खुद के लिए घर बनवा लें, खुद के लिए स्कूटर खरीद ले, खुद के लिए फैक्ट्री बनवा ले, या तो फिर सार्वजनिक वस्तुओं को बनाए, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, नॉट ओनली सरकारी, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, सिनेमा घर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, खेलकूद का मैदान हो गया, इन सब का उत्पादन करे। सड़क बनवाए,
या तो फिर और भी विकल्प है, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें या विलासिता की वस्तुएं। आवश्यक वस्तु का मतलब होता है नेसेसरी गुड्स, हम आगे आने वाले चैप्टर में इसके बाद उपभोक्ता संतुलन पढ़ेंगे, वहां समझाएंगे। आवश्यक वस्तु में जिसका जरूरत सबको होता है, रोटी कपड़ा मकान, 3 आवश्यक वस्तु, रोटी कपड़ा मकान। इसके बाद विलासिता की वस्तुएं यानी लग्जेरियस गुड्स, जैसे कि महंगा मोबाइल फोन बनाए, महंगा महंगा गाड़ी बनाए, महंगा महंगा बाइक बनाए, महंगा महंगा कपड़ा बनाए, महंगा महंगा जूता चप्पल बनाए, ये सब होता है विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, तो इसमें चयन करना पड़ता है कि इनमें से हम किस वस्तु का उत्पादन करेंगे। आगे आते हैं, उत्पादन क्या उत्पादन करें हो गया। दूसरा समस्या आता है कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन करें में हम बताएं, लेबर को लगा के उत्पादन करेंगे या मशीन को लगा के। दो चीज याद रखना, कैसे उत्पादन करें का मतलब क्या होता है कि भाई मशीन लगा के उत्पादन करें या तो फिर श्रमिक लगा के उत्पादन करें, लोगों को लगा के उत्पादन करें। ये चीज को बोल रहा है। अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या होती है उत्पादन कैसे किया जाए। इस समस्या का संबंध तकनीकी का चयन से होता है। ये चीज को याद रखना है, एमसीक्यू में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा ये चीज। उत्पादन का समझ कैसे उत्पादन करे का संबंध चयन, तकनीकों का चयन। तकनीकी मतलब है पूंजी प्रधान तकनीक अपनाएंगे या तो फिर श्रम प्रधान। पूंजी प्रधान का मतलब होता है मशीन लगा के प्रोडक्शन करेंगे या श्रमिक लगा के, मजदूरों को लगा के। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, एक उत्पादक को वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते समय यह ध्यान देना पड़ता है कि वह किस तकनीक से उत्पादन करे। यदि वह चाहे तो श्रम प्रधान तकनीक अथवा पूंजी प्रधान तकनीक, दोनों में से किसी भी तकनीक से उत्पादन कर सकता है। ठीक है, अब हम आपको दोनों में मतलब समझा दे रहे। अगर मान लो हमको कपड़े का प्रोडक्शन करना है, हमको कपड़ा बनाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मान लो हम कपड़ा बनाने के लिए, अगर मान लो कि हम कपड़े बनाने के लिए हम चाहेंगे कि हम 1000 मजदूरों को रखें और वो मजदूर हाथ से कपड़े सिए, या जो वो पैर से चलने वाला मशीन होता है ना, कड़ 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 कड़, उस मशीन में कपड़ा सिए, श्रमिक को लगाएं, वो श्रमिक मेरा काम करेगा। इसको बोला जाता है श्रम प्रधान तकनीक। दूसरा होता है पूंजी प्रधान तकनीक। हम ये चाहेंगे कि नहीं, मजदूरों से काम नहीं कराएंगे, हम मशीन लगवा देंगे। कपड़ा चलाने के लिए जो ऑटोमेटिक मशीन होता है, जो 1 घंटे में 1000-2000 कपड़ा को सी देगा, वैसे वाला मशीन को ला करके लगाएंगे। तो दोनों ऑप्शन होता है, या तो श्रमिक से चलाओ या तो फिर मशीन से। लेकिन जो देश विकासशील देश है या अविकसित देश है, वो हमेशा श्रम प्रधान तकनीक पे ध्यान देता है, और जो देश विकसित हो चुका है वो देश पूंजी प्रधान तकनीक पे ध्यान देता है। और भारत जो है इन दोनों ही तकनीकों पे ध्यान देता है, श्रम प्रधान तकनीक भी और पूंजी प्रधान तकनीक भी, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। लेकिन जो देश विकसित हो चुका है वो ज्यादातर अपना चीज, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है, वो देश अमीर है, वो पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाता है, यानी कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को अपनाता है, और वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा जो है वो मशीनों में खर्च करता है। लेकिन जो देश अविकसित है या विकासशील देश है, वो अपना ज्यादातर पैसा जो है वो श्रम प्रधान तकनीक यानी कि लेबर इंसेंटिव टेक्निक में लगाता है। इतना चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसी में देखो, पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान तकनीक को देखो समझा दिए हैं। यहाँ देखो दो तकनीक है उत्पादन का, कैसे उत्पादन करे का संबंध तकनीकों का चयन से है। तकनीक का मतलब है कि श्रम प्रधान तकनीक अपनाएंगे या पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान तकनीक लगाएंगे तो पूंजी की तुलना में श्रम अधिक लगेगी, पूंजी कम होगा और इसमें श्रमिक ज्यादा लगेंगे। और यहाँ अगर काम करेंगे पूंजी प्रधान तकनीक में तो यहाँ पे पूंजी ज्यादा चाहिए, जबकि श्रम कम चाहिए, मेहनत कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, आदमी कम लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं तीसरा समस्या, किसके लिए उत्पादन करें। किसके लिए उत्पादन करें का मतलब होता है कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम जो कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, हम समाज के किस लोगों के लिए उत्पादन करेंगे। क्योंकि अगर मान लो सामान को बहुत ज्यादा महंगा बना लिए तो जो निम्न स्तर के लोग हैं वो लोग तो सामान को नहीं खरीद पाएगा, उसके लिए तो बहुत महंगा हो जाएगा। सपोज कर लो आप लोग हमको बताओ कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मॉल में जाकर के कपड़ा खरीदे हैं। ऑनेस्टी बताना, कपड़ा कितने लोग हैं जो मॉल से जाकर के सामान खरीदते हैं, मॉल से जाके जूता खरीद के पहनते हैं, मॉल से कपड़ा खरीद के पहनते हैं, कुछ भी सामान लेना है मॉल से जाकर के लेते हैं। हम ऑनेस्टी बताएं, हम अपने लिए मॉल से आज तक कोई सामान नहीं लिए। हाँ, एक फ्रेंड थी जिनका बर्थडे था, तब हम उनके लिए मॉल से कुछ ले दिए थे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? ऑनेस्टी बताएं, मेरे पास पैसा उतना नहीं है। हम जो अभी टी शर्ट पहने हुए हैं, हम लोग का बोकारो में एक धुंधी बात है,
वो बोकारो का दूंदीबाद में चीफ एंड बेस्ट क्वालिटी का सामान मिलता है। चीप मतलब कि सस्ता, चीफ नहीं बोल रहे, सस्ता, सस्ता सामान और अच्छा सामान। ये जो टी शर्ट हम पहने हैं, ये टी शर्ट वो बोला था 350, मोल मुलाई करते करते 180 रुपया में हम ये टी शर्ट उससे ले लिए थे, 180 में। और ऐसे ही टी शर्ट लेने के लिए जब हम गए थे मॉल में, बोकारो में एक मॉल भी है, वहां जब गए थे तो टी शर्ट का दाम वहां तो एमआरपी लिखा था, एमआरपी में 850 लिखा था। हम बोले छोड़ दो भाई, नहीं लेंगे बाबू, उतना पैसा है नहीं है, क्या करेंगे लेके। यानी उत्पादन करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई समाज के किस लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। अगर आप मान लो कि अमीर लोगों को टारगेट करोगे तो चीजों को महंगा बना के बेचो, लेकिन अगर आप गरीब लोगों को या समाज के निम्न स्तर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो चीजें आपको सस्ता बना के बेचना होगा। तो यही चीज आपको तय करना होता है कि किसके लिए आपको उत्पादन करना है। मॉल में कोई भी चीज महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि वो स्पेशली मॉल के हिसाब से बनता है। हम लोगों के छोटे मोटे बाजारों में जहां हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, कितना बोला कपड़ा 400 है, 400 नहीं 300 देंगे, 300 देना है तो दीजिए, मोल मुलाई करके खरीद लेते हैं। तो ऐसे टारगेट करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था की तीसरी केंद्रीय समस्या होती है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से होता है। इसके अंतर्गत उत्पादक इस बात का ध्यान रखता है कि वह जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर रहा है वह समाज के किस वर्ग के लिए उत्पादन कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलो। हर एक चीज हम लोगों के दैनिक जीवन से होके गुजरता है। देखो वही चीज वितरण दो तरीके का होता है, व्यक्तिगत और कार्यात्मक। थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं तो इस पॉइंट को स्किप कर देना। इससे पहले जो थ्योरी बताएं उसका वो याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जी, भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वीवीआई लगा लो, वीवीआई, वीवीआई उत्पादन संभावना वक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका मतलब होता है पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब समझ लो। अगर मान लो हम दो चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, हम कितने चीजों का उत्पादन कर रहे हैं? दो चीजों का। सपोज कर लो हम उत्पादन कर रहे हैं, हम अपने फैक्ट्री में, सपोज कर लो मेरा फैक्ट्री था ना, हम एक सामान का उत्पादन कर रहे हैं कपड़ा का, ध्यान से समझना, किसका? कपड़ा का। और हम एक और सामान का उत्पादन कर रहे हैं मेरे फैक्ट्री में, सपोज कर लो हम उत्पादन कर रहे हैं चॉकलेट का। किसका उत्पादन? चॉकलेट का। आहा, पानी आ गया होगा आप लोग का मुंह में तो चॉकलेट सुन के, लेकिन हम देंगे थोड़ी आप लोग को मजाक कर रहे हैं। देखो अगर हम दो चीज का उत्पादन कर रहे हैं, कपड़ा और चॉकलेट का, मेरे पास तो साधन सीमित है। साधन क्या है? सीमित है। साधन बोले तो उत्पादन का मेरा जो भी साधन होगा, जैसे मान लो कि लेबर, श्रमिक सीमित है, पूंजी सीमित है, मशीन सीमित है, हर चीज मेरे पास सीमित है। और सीमित चीजों से हमको दो वस्तुओं का उत्पादन को करना है। जैसे जैसे हम एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरे वस्तु का उत्पादन को कम करना होगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा पूंजी, ज्यादा लेबर, ज्यादा श्रमिक, ज्यादा मशीन एक ही चीज के प्रोडक्शन में लगा दिए तो उसका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरा चीज का प्रोडक्शन कम होगा। एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरे वस्तु का प्रोडक्शन घटेगा। और हम जैसे ही दूसरे वस्तु का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो फिर पहले वस्तु का प्रोडक्शन क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास हर चीज सीमित है। अब मान लो कि एक ही चीज में पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस चीज का उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन जो दूसरा चीज है, जिस चीज में पैसा खर्च नहीं कर रहे, उसका उत्पादन क्या होगा? घटेगा। तो अगर कोई उत्पादक अपनी सीमित साधन से दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाएगा वैसे वैसे दूसरे वस्तु का उत्पादन में कमी आती जाएगी। क्योंकि जिस वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहा है सारा साधन वो उसी पे लगा रहा है और साधन तो सीमित है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा दूसरे वस्तु का उत्पादन क्या होगा? कम होगा, कम होगा। समझ में आया? क्योंकि साधन सीमित है। तो इसी चीज को जिस रेखा चित्र की सहायता से दिखाया जाता है कि कैसे कैसे एक उत्पादन बढ़ रहा है और कैसे कैसे दूसरा उत्पादन घट रहा है, इसी चीज को जिस रेखा चित्र की सहायता से दर्शाया जाता है उसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यानी उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो उत्पादन के अलग अलग संभावनाओं को दर्शाता है। जब कोई उत्पादक अपनी सीमित आय से दो तरह के वस्तुओं का उत्पादन करता है तो जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे दूसरे वस्तु के उत्पादन में
कमी आने लगती है। इसे ही जिस रेखा चित्र की सहायता से दर्शाया जाता है उसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। देखो वही बोल रहे, उत्पादन संभावना वक्र से आशय एक ऐसे वक्र से होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उन सभी संयोगों को दिखाता है जिससे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकों ज्ञान के साथ उत्पादित किया जाता है। जब कोई उत्पादक दो वस्तुओं का उत्पादन करता है तो जैसे जैसे एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे दूसरे वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी आती है। इसी चीज को जिस वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है उसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। एक चीज का प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, दूसरा चीज का प्रोडक्शन को घटा रहे हैं। एक चीज बढ़ेगा, एक चीज घटेगा, एक चीज बढ़ेगा, एक चीज घटेगा, एक उत्पादन बढ़ेगा, एक घटेगा, एक उत्पादन बढ़ेगा, एक घटेगा। इसी चीज को जिस रेखा चित्र की सहायता से दिखाएंगे वही उत्पादन संभावना वक्र कहलाएगा। क्लियर है? वेरी सिंपल और नॉर्मल यही तो रूल है साहब। अगर हम एक कपड़ा का उत्पादन बढ़ाएंगे तो चॉकलेट का उत्पादन कम करना होगा, और जैसे ही कपड़े का उत्पादन कम करेंगे चॉकलेट का उत्पादन मेरा बढ़ जाएगा। इसे ही बोला जाता है उत्पादन का संभावना वक्र। वक्र मतलब रेखा चित्र, अभी हम बताएंगे उसका मतलब। अब देखो उत्पादन संभावना वक्र को अच्छा से समझाने के लिए यहां हम डायग्राम का यूज करेंगे। एक ग्राफ के थ्रू हम आप लोगों को उत्पादन संभावना वक्र को समझाएंगे। ठीक है, देखो बोल रहा है कि ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, अलग अलग विकल्प है। अच्छा से समझना, हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं सर जी, ये हम है दो वस्तु का उत्पादन। एक है गेहूं जो उपभोग वस्तु है जिसको हम लोग दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, उपभोग करेंगे, और एक मशीन पूंजीगत वस्तु। जरूरी नहीं है गेहूं या मशीन, हमको जो उत्पादन करना है हम करेंगे, लेकिन दो वस्तु का उत्पादन। कितने वस्तु का? दो वस्तु। यहां दो वस्तु है मेरा गेहूं और मशीन। आपको इसके जगह जो रखना है रखो, चॉकलेट या बिस्किट, कपड़ा या मोबाइल फोन, भाई जो रखना है रखो, बस दो वस्तु। अब देखो पहला वस्तु 0 था, पहला वस्तु का उत्पादन 0, तो दूसरे वस्तु का उत्पादन 50 था। फिर पहले वस्तु का उत्पादन 0 से 1 हो गया, देखो 0 से 1 बढ़ा, तो दूसरे वस्तु का उत्पादन 50 से 45 यानी घट गया। तीसरे वस्तु का उत्पादन 1 से 2 हो गया, फिर बढ़ा, तो दूसरे वस्तु का उत्पादन 45 से 35 हो गया, फिर घटा। फिर उसके बाद यहां देखो 2 से ये 3 हो गया, पहले वस्तु का उत्पादन बढ़ा, तो दूसरे वस्तु का उत्पादन फिर घट गया, और पहले वस्तु का उत्पादन 4 हो गया, तो दूसरे वस्तु का उत्पादन 0। हम ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे दूसरा वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसी को देखो हम एक ग्राफ से दिखाते हैं, एकदम सिंपल। अच्छा एक चीज हम स्टूडेंट लोग में नोटिस किए हैं, स्टूडेंट लोगों को इकोनॉमिक्स में ग्राफ से बहुत डर लगता है। मतलब क्यों डरना भाई, एकदम सिंपल होता है ग्राफ। हम इस चीज को अभी समझाए ना, इसी चीज को ग्राफ में बनाना है। और बिलीव मी, मेरे साथ अगर आप क्लास 12 का पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं ना भाई, मास्टर बन के निकलोगे। हाँ ये हो सकता है कि मेरा किसी चीज को समझाने का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा लोकल लैंग्वेज होगा, थोड़ा देहाती लैंग्वेज होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज को आउट ऑफ सिलेबस जाके समझा रहे हैं। भाई मेन चीज होता है आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आप समझ रहे तो एवरीथिंग इज फाइन। चलो भाई अब इसी चीज को देखो, हम एक ग्राफ के थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं कि कभी भी कोई भी चीज का जब आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ इस तरीके से होगा। यहां होगा 0, ये होगा x अक्ष, ये होगा y अक्ष ऊपर, और इसको बोला जाता है मूल बिंदु। 0 को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। ठीक है सर जी? हाँ सर जी ठीक है। थोड़ा सा हम अभी के लिए कलर हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है चलो इसको ले लेते हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पे x अक्ष में हम समझ लो गेहूं को रख दे रहे हैं। x अक्ष में किसको रख दे रहे हैं हम, गेहूं को। और y अक्ष में सपोज कर लो हम मशीन को रख दे रहे हैं। y अक्ष में किसको रख रहे हैं, मशीन को। बाप रे सर जी तो टेढ़ा हो गए मशीन को रख दिए। ठीक है हाँ चलो। अब देखो गेहूं क्या था, 0 1 2 3 4, तो यहां लिख लेते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3 4, चलो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। और यहाँ देखो क्या है, 50 45 35 20 0, तो देखो ना ये लगभग 5 का डिफरेंस है ना। तो सपोज कर लो हम यहाँ 5 का डिफरेंस में लेके चल रहे। 0 हो गया, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, चलो इतना ले लिए। सपोज ये 5 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, 20 ले लिए, 25 हो गया,
30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया और ऊपर 50। ठीक है, आपको अगर 10 का डिफरेंस में लेके चलना था, अब 10 में लेके चलते। हम ऐसे 5-5 का इसलिए लिए क्योंकि ये ज्यादा है। अब कुछ नहीं करेंगे, देखो अब अभी वाला सीखना है। पहले हमको बताओ यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक को एक्स को, इसको हम लोग गेहूं को नीचे मान लिए और मशीन को हम लोग ऊपर मान लिए। अब ध्यान से समझना, गेहूं जब 0 था तो मेरा मशीन कितना था 50, तो 0 और 50 को मिलाओ। ये देखो यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5, ये 0 है ना जी, 0 है। अगर गेहूं 0 है तो ये कितना होना चाहिए, मशीन 50। देखो यहाँ मशीन है, ये 0 है तो मशीन 50 है, तो 50 में मिला दिए हैं। देखो यहाँ पे मिल गया। आप लकीर को थोड़ा और ऊपर बना देना। इसके बाद जैसे ही गेहूं 1 हो गया तो मशीन कितना हो गया 45। जैसे ही गेहूं 1 हो गया तो मशीन हो गया 45। तो देखो गेहूं यहाँ 1 है और मशीन देखो ये यहाँ 45 है, तो ठीक 1 के सीधा और ठीक यहाँ 45 का सीधा। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा भी तो मैनेज कर लेना थोड़ा सा। हाँ चलो मिला दिए। अब देखो जैसे ही गेहूं कितना हो गया 2, तो मशीन हो गया मेरा 35। तो देखो ये गेहूं 2 और ये देखो मशीन 35, तो 2 और 35 लगभग यहाँ। मेरा थोड़ा बच्चा टेढ़ा भी होगा तो मैनेज कर लेना, थोड़ा सा थोड़ा मैनेज कर लेना। इसके बाद जैसे ही गेहूं 3 हो गया, देखो गेहूं 3 हो गया तो मशीन कितना हो गया 20 हो गया। तो ये देखो 3 और ये देखो 20, तो 3 और 20 के सीधा में, 3 और 20 के सीधा में लगभग ये यहाँ हो गया। इसके बाद जैसे ही ये गेहूं हम लोगों का हो गया 4, मशीन कितना हो गया 0। तो जैसे ही गेहूं हो गया 4, ये देखो ये मशीन 0, ये देखो यहां आ गया। कहां आ गया, यहां आ गया। 1 मिनट, हाँ बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कुछ नहीं। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग, एक रेखा चित्र की सहायता से मिला देंगे। देखो मिलाते हैं, एक रेखा चित्र की सहायता से। व्हाइट वाला ले लेते। चलो यहां से था ना ये, यहां से इन सबको मिला दो इस तरह से। एक बाप रे बाप क्या हो गया, ओहो इधर दिख नहीं रहा है ना। ये लगभग ऐसे मिलेगा, ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। यहाँ एक 0 है, यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट था। समझ में आया। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर इसको आपको और अच्छा से दिखाने का मन करे कि सर ये क्या चीज है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप डॉट डॉट करके मिला सकते हो। कैसे मिला सकते हो, डॉट डॉट करके। देखो ऐसे डॉट डॉट बोले तो ऐसे मिला सकते हो। यहाँ देखो ये 45 था ना, ऐसे डॉट, यहाँ से 1 तक था ना, ये 1 में गिरा था। यहाँ ये 35 था, तो ये कितना था यहाँ पे 2 में था। ये मेरा 20 था, तो ये कितना में था मेरा 3 में था। समझ में आया। इस चीज से आप दिखा सकते हो और इसको नाम दे देंगे। इसको अभी क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। देखो नाम दे देते हैं इसको। चलो ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का देखते ये पहला पॉइंट था ना 0 50, ये एक ए था, तो ये ए पॉइंट है। ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है और मेरा ई पॉइंट है। और ये जो लकीर जो इस तरीके से डाउन होकर के नीचे गिरा है, ये देखो जो लकीर डाउन होकर नीचे गिरा है ना, इसी को बोलते हैं पीपीसी, यानी उत्पादन संभावना वक्र। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन घट रहा है, वैसे वैसे दूसरा वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है। ऊपर से देखो नीचे गिर रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी लकीर को बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र। समझ में आया। ये चीज क्वेश्चन में पूछता है आपको बोर्ड में, उत्पादन संभावना वक्र। जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन घट रहा है, दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये एकदम सर्कल शेप में बनेगा, हाँ गोल टाइप का में बनेगा। ठीक, और देखो ध्यान से, उत्पादन संभावना वक्र जो है ये 0 होता है ना, यहाँ ये 0 है, ये x है और ये y है। तो देखो 0 की ओर ऐसे 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 झुक के खड़ा है, ऐसे ऐसे करके खड़ा है, ऐसे। इसको बोला जाता है नतोदर। क्या बोला जाता है, याद रखना क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है नतोदर। नतोदर का मतलब होता है कॉनकेव। क्वेश्चन में पूछेगा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, मूल बिंदु मतलब 0, तो बोल देना मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर गिरती है। उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर गिरती है, ये इसका पहला विशेषता है। और दूसरा विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि कॉनकेव होता है।
याद रखना ये दो विशेषता, ठीक है। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है और दूसरा ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर ये गिरता है, बाएं से दाएं की ओर गिरता है, ठीक है। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे तरीके से आप लोग बनाओगे, ठीक है। हम आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एक और सिचुएशन दे रहे हैं, आप इसका उत्पादन संभावना वक्र बना लेना। सपोज कर लो दो चीज का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, एक उत्पादन कर रहे हैं हम लोग कपड़े का और एक उत्पादन कर रहे हैं हम लोग सपोज कर लो चॉकलेट का। दो वस्तु का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। मान लो कपड़ा था मेरा, सपोज कर लो कपड़ा 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 और चलो इसको 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 है। और चॉकलेट का उत्पादन है सपोज कर लो आपका 100 80 60 70, एक मिनट भाई घट रहा है ना, 100 हो गया, 80 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 5 तक गया है ना, 0 1 2 3 4 5 और ये हो गया 100 80 60 40 20 और 0। क्या बोले, कपड़ा है 0 1 2 3 4 5 और चॉकलेट है 100 80 60 40 20 0। आप इसको उत्पादन संभावना वक्र आप बनाओगे, ठीक है। बना लेना, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं या उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। कि उत्पादन संभावना वक्र, अगर ये हम बोले ना, मान्यता मतलब होता है ये नियम लागू कब होगा। मान्यता को बोला जाता है एजम्पशंस। ये नियम लागू कब होगा, ये नियम लागू तब होगा जब ऐसा हो, ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई भी नियम लागू होता है तो उसके पीछे एक एक एजम्पशंस होता है, अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, नहीं होगा तो ऐसा होगा नहीं। तो वही बात है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित मान्यता है। सबसे पहला मान्यता, उत्पादन के साधन स्थिर होना चाहिए। यानी आप उत्पादन करने के लिए जो भी साधन लगा रहे हैं वो स्थिर रहे, आपको साधनों में बदलाव नहीं करना है, साधन स्थिर रहना चाहिए। साधन स्थिर है तभी ना एक चीज को बढ़ाओगे तो एक चीज घटेगा। और अगर आपको सपोज कर लो कपड़े का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कपड़ा और प्रोडक्शन का उत्पादन, कपड़ा और चॉकलेट आप बना रहे हो और कपड़े का उत्पादन बढ़ाना है और कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आप और पूंजी बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या ऐसे में चॉकलेट का उत्पादन घटेगा? नहीं घटेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हम लोगों का, उत्पादन के तकनीक स्थिर होने चाहिए। उत्पादन करने के लिए आप जो भी तकनीक अपनाओ, पूंजी प्रधान तकनीक या श्रम प्रधान तकनीक, वो स्थिर रहना चाहिए। लेबर नहीं बढ़ना चाहिए, मशीन नहीं बढ़ना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। इसके बाद उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए, जो भी साधन है उसको अच्छा से यूज करो। इसके बाद दो वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। दो वस्तुओं का उत्पादन होगा तभी उत्पादन संभावना वक्र होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र की मुख्यतः दो विशेषता होता है, एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहला विशेषता होता है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल बाएं से दाएं की ओर गिरती है। अभी समझाए थे उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसे होता है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर। और यहाँ पे मूल बिंदु है, मूल बिंदु की ओर ऐसे करके, ऐसे झुक करके खड़ा है मूल बिंदु की ओर, इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र की ढाल मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नतोदर मतलब होता है कॉनकेव, इसको याद रखना। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कि कॉनकेव होता है, ठीक है। ये दो विशेषता होता है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, चलो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बिलीव मी काम का होगा। अब हम लोग आते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जो हम लोग बोले बाएं से दाएं की ओर गिरता है, अभी ऐसा नहीं पढ़े हम लोग। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर गिर रहा है। तो ये जो बाएं से दाएं की ओर गिर रहा है, उसका गिरने का दो कारण होता है, दो कारण हो सकता है। सबसे पहला, या तो हम लोग साधनों में परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरा तकनीकों में परिवर्तन। आपको इसको देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो छोड़ दो। हमको नहीं लगता है कि ये आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर पूछ दे कि उत्पादन संभावना वक्र जो खिसकता है, जैसे यहां था, सपोज कर लो यहां से ये यहां खिसक गया, या उत्पादन संभावना वक्र यहां था, यहां से यहां नीचे खिसक गया, तो ये उत्पादन संभावना वक्र अगर खिसक रहा है तो खिसकने का क्या कारण है? तो दो कारण, या तो आप साधन में परिवर्तन कर दे रहे हैं या अपने तकनीक में। साधन में परिवर्तन करने से या तो आपका उत्पादन संभावना वक्र बढ़ जाएगा, यानी साधनों को या तो आप बढ़ा रहे हो या नहीं तो साधनों को आप घटा रहे हो, ठीक है, यही होगा, ठीक है। इसको देखना, एक बार देख लेना, नहीं तो स्किप करना है, कर देना। बस याद रखना कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकने का, बढ़ने या घटने का, ये दो कारण होगा, ठीक है। आगे
हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बस और 2 पॉइंट है और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, इतना ही है इस चैप्टर में। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत का मतलब क्या होता है समझना है। अवसर लागत का मतलब होता है मौका मिलना। अवसर लागत मतलब ऐसा लागत जो आपको मौका मिला। क्या मिला? मौका। अगर आप दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो, कपड़ा और चॉकलेट, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, किसका किसका? चलो चॉकलेट और आइसक्रीम। दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, चॉकलेट और आइसक्रीम। अभी जैसे बारिश का दिन आ गया, तो बारिश का दिन में आपको लगता है आइसक्रीम तो भाई उतना कोई खाएगा नहीं, तो आइसक्रीम को छोड़ दोगे, आइसक्रीम का उत्पादन को घटा दोगे, उसकी जगह चॉकलेट का उत्पादन को बढ़ा दोगे। अब अगर जो आइसक्रीम का उत्पादन को जो आप कम कर रहे हो, तो जितना आप आइसक्रीम का उत्पादन कम किए, वही पैसे से आप किसका उत्पादन कर सकते हो? चॉकलेट का। जैसे हम बोल रहे हैं कि दो वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं, आइसक्रीम और चॉकलेट का। अगर आप आइसक्रीम का उत्पादन को कम किए और जितना रुपया आइसक्रीम का उत्पादन को कम किए, सपोज कर लो कि 1000 पीस आइसक्रीम कम कर दिए बनाने, तो ये जो 1000 पीस का जो पैसा बचा, ये पैसा आप चॉकलेट बनाने में लगा सकते हो। तो एक वस्तु को त्याग दिए, एक वस्तु का उत्पादन नहीं किए, और इसका पैसा आपके पास चांस है कि पहले वस्तु का उत्पादन को आप, यानी चॉकलेट का वस्तु, यानी आइसक्रीम का उत्पादन का जो पैसा है वो अवसर होगा किसके लिए? चॉकलेट के लिए। चॉकलेट के लिए वो अवसर लागत बन जाएगा, यानी उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि इसका पैसा इसमें लग सकता है। वही बोल रहा है, एक वस्तु का अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, दूसरे को छोड़ दिए। जैसे निश्चित साधन निश्चित मात्रा, हम लोग के पास साधन सीमित है, हम लोग के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, जो 5 लाख का गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, या 4 लाख में मशीन का उत्पादन कर सकते हैं। अब सपोज कर लो क्या होगा, हम लोग ये डिसाइड किए कि चलो हम लोग गेहूं का उत्पादन करेंगे। किसका उत्पादन? गेहूं का उत्पादन का चयन कर लिए हम लोग। ऐसे में क्या करेंगे, अगर गेहूं को सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन का उत्पादन कम कर देंगे, तो मशीन का उत्पादन को त्याग देंगे। और उसके बाद मशीन का उत्पादन त्याग करने से कितना रुपया हम लोगों के पास बचा है? 4 लाख बचा है। तो ये 4 लाख रुपया हम लोग किस में लगा सकते हैं? गेहूं में लगा सकते हैं। ये 4 लाख रुपया किस में लगा सकते हैं? गेहूं में। तो ये 4 लाख जो है, ये गेहूं के लिए कौन सा लागत बन जाएगा? उत्पादन लागत, अवसर लागत बन जाएगा। आया मेरा बात समझ में? हम दो वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, गेहूं और मशीन। गेहूं के लिए 5 लाख रुपया था, मशीन के लिए 4 लाख था। हमको दोनों में से एक को चुनना था, हम चुने गेहूं को। गेहूं को उत्पादन करेंगे तो मशीन का कितना रुपया बच गया? 4 लाख। तो मेरे पास मौका है कि ये मशीन का 4 लाख रुपया किस में लगा सकते हैं? गेहूं में। गेहूं का उत्पादन और बढ़ा देंगे, तो गेहूं के लिए ये 4 लाख अवसर लागत हुआ। आया समझ में? यही चीज होता है। चलो आगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है अवसर लागत एवं उत्पादन संभावना वक्र में संबंध। ये भी इंपॉर्टेंट है। अवसर लागत मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी मौका मिला, एक को छोड़े तो एक को बढ़ाए। और उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र का मतलब भी होता है एक को बढ़ाएंगे तो एक घटाएंगे। एक्चुअल में ना ये दोनों ही चीज सेम चीज को बताएगा, क्योंकि अवसर लागत का मतलब क्या है? एक वस्तु का उत्पादन को छोड़ दिए, तो इससे जो पैसा बचा उसको दूसरे वस्तु में लगाएं, तो दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ गया। और उत्पादन संभावना वक्र भी तो यही बताता है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो दूसरे वस्तु का उत्पादन घटता है। एक्चुअल में ये दोनों एक ही चीज को बताता है, बस दोनों में थोड़ा मेजर डिफरेंस होता है नाम भर का। इसीलिए कई बार जो होता है ना, अवसर लागत को कई बार उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना वक्र को कई बार अवसर लागत भी बोला जाता है। एमसीक्यू में पूछता है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो बोल देना अवसर लागत का वैकल्पिक नाम उत्पादन संभावना वक्र है। उसके जगह बोल सकते हो इसको, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। बोला गया है अवसर लागत की अवधारणा को उत्पादन संभावना वक्र द्वारा भी समझा जा सकता है, इसलिए अवसर लागत का वैकल्पिक नाम उत्पादन संभावना वक्र होता है। उत्पादन संभावना वक्र हमें यह बताता है कि यदि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी करना पड़ेगा। इसी प्रकार औसत लागत की धारणा का आधार त्यागी जाने वाली वस्तु या अवसर का विकल्प होता है। भाई दोनों सेम चीज बताता है, दोनों का ड्रॉइंग भी एक्चुअल में सेम ही बनेगा। इस तरीके का दोनों का ड्राइंग भी इस तरीके का एक्चुअल में सेम बढ़ेगा। एक वस्तु को घटा रहे हैं तो एक वस्तु को बढ़ा रहे हैं, एक वस्तु को घटा रहे हैं तो एक वस्तु को बढ़ा रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, चलो अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा, देखो डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। बहुत इजी है, कोई खास ज्यादा डायग्राम में रॉकेट साइंस नहीं है बच्चा लोग, जो आप लोग को इतना रट्टा मारना होगा। देखो हमारे पास 5 ऑप्शन है, A B C D E और F।
1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन है। एक है वस्तु x है और दूसरा है हम लोगों के पास वस्तु y। देखो ध्यान से इसको समझना, दोनों का आपका मतलब समझ में आ जाएगा। देखो ये वस्तु है 0 1 2 3 4 5 और वस्तु y है 15 14 12 9 5 0। देखो जैसे जैसे वस्तु x का उत्पादन बढ़ रहा है, वस्तु x का उत्पादन बढ़ रहा है, वस्तु y का उत्पादन क्या हो रहा है, घट रहा है और मौका मिल रहा है। देखो वस्तु x की अतिरिक्त इकाई से अवसर लागत y के रूप में, देखो कैसे होगा। यहां देखो वस्तु का उत्पादन कितना होता था 15, तो यहां अवसर लागत 0 है क्योंकि अभी तक आप घटाए बढ़ाए नहीं ना है 0। लेकिन जैसे ही ये 15 से कितना हो जाएगा 14, पहले उत्पादन करते थे 15, अब आप उत्पादन कर रहे हैं 14, तो बताओ ना कितना घट गया, एक घट गया, एक घट गया, तो ये एक अवसर बन गया कि ये जो 1 रुपया कम किए, यहां से 1 रुपया कम हुआ, वो 1 रुपया को आप यहां खर्चा कर सकते हो। देखो ये बढ़ गया, ये 1 रुपया बढ़ गया। और ऐसे ही जैसे ये 14 से कितना हो गया 12, तो बताओ ये कितना घट गया 2 घट गया। तो ये जो 2 रुपया यहाँ पे कम हुआ, ये अवसर बन गया दूसरे के लिए कि वो 2 रुपया यहाँ पे बढ़ा सकता है। समझ में आया। ऐसे ही अब मान लो कि ये क्या हो गया, देखो ये 1 ये 2 हो गया और जैसे ही ये 12 से कितना हो गया 9, तो बताओ ये कितना घट गया 3 घट गया, तो 3 इसके पास मौका है, 3 बढ़ा सकता है। और जैसे ही ये 5 हो गया 9 से, तो कितना घट गया 4 घट गया, तो 4 इसके लिए अवसर होगा। इसके बाद जैसे ये 4 से कितना 5 से 0 हो गया, तो इसके पास 5 अवसर है, यानी 5 चीज को ये बढ़ा सकता है, 5 रुपया बढ़ा सकता है। समझ में आया। बस इसी चीज को देखो यहाँ डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है, कुछ नहीं है डायग्राम। 0 पे x को 0 x, ये x को नीचे रख दिया, ये y को ऊपर रख दिया। 0 का 15 था, देखो ये 0 है 15 है, देखो यहाँ मिला दिया। इसके बाद 1 का 14 है, देखो 1 का 14 है, तो 15 के ठीक नीचे देखो 14 हो गया। इसके बाद 2 का 12 है, देखो 2 का ये देखो 12 में मिला दिया। 3 का 9 है, देखो 3 का 9 में मिला दिया। 4 का 5 है, देखो 4 का 5 में मिला दिया। 6 का 0 है, देखो 6 का 0 में मिला दिया और इन सबको आपस में मिला दिया। ये पहला सिचुएशन का नाम A है, दूसरा सिचुएशन B, C, D, E, F, इन सब का यहाँ पे नाम दे दिया और डॉट 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 करके दिखा दिया कि देख भाई ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आपको दिखाना है दिखाओ, नहीं तो सिर्फ ए के अंदर वाला चीज को छोड़ के सिर्फ ऊपर वाला को दिखा सकते हो, बाहर का। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये दोनों में संबंध होता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम इसको बताएं आप लोग को। चलो ठीक है, आई होप सब चीज समझ में आ गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक को और आगे बढ़ रहे हैं। सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत मतलब एक्चुअल में ना, हम इसके बाद आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उत्पादन आपका उपभोक्ता का संतुलन, तब हम आपको सीमांत के बारे में बताएंगे। अभी बस इतना समझ लो आप कि अगर कभी भी आपको कभी सीमांत दिख जाए, सीमांत का मतलब होता है मार्जिनल, अगर कभी आपको सीमांत दिख जाए तो सीमांत का मतलब समझ जाना एक एक्स्ट्रा है। सीमांत का मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा, यानी किसी एक चीज का एक्स्ट्रा है, किसी चीज का एक एक्स्ट्रा है। सीमांत अवसर लागत क्या होता है, एक वस्तु x की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरे वस्तु y की वह मात्रा है जिसे एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। साधारण शब्दों में कहें तो x वस्तु को एक निश्चित इकाई के उत्पादन से y के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु को त्याग करना पड़ता है, इसे ही सीमांत अवसर लागत कहते हैं। यानी देखो ये समझा रहा है कि दो वस्तु x और y का उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर हम एक एक्स्ट्रा वस्तु का उत्पादन करेंगे x में, एक अतिरिक्त मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे, तो एक अतिरिक्त को बढ़ाना है तो इसको एक अतिरिक्त कम करना होगा, हमको एक कम करना होगा। एक अतिरिक्त बढ़ाना है, एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए दूसरे में हमको क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है सीमांत अवसर लागत। मतलब इसमें एक बढ़ाए तो एक कम करेंगे, दो बढ़ाए तो दो कम करेंगे, यही होता है सीमांत अवसर लागत। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग इसका, देखो इसको समझाएं यहाँ पे। सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला क्या होता है, सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमपीसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रेंगल वाई बाय ट्रेंगल एक्स। आप बोलोगे सर ट्रेंगल एक्स और ट्रेंगल वाई का मतलब क्या है। बच्चा कभी भी अगर ट्रेंगल दिख जाएगा तो ट्रेंगल का मतलब होता है परिवर्तन, याद रखना। कभी भी अगर ट्रेंगल दिखा तो इसका मतलब होता है परिवर्तन। तो ट्रेंगल वाई का मतलब वस्तु, ट्रेंगल एक्स का मतलब वस्तु एक्स में परिवर्तन, वस्तु एक्स में
परिवर्तन। ठीक है सर, ट्रेंगल वाई का मतलब, ट्रेंगल वाई का मतलब होता है वस्तु वाई में परिवर्तन। मेरी बातें समझ में आ गई? ठीक है, किसी चीज को समझाएं, देखो फॉर्मूला होता है, इसी को यहाँ पे समझाएं। ये नॉर्मल ग्राफ है, उतना मत समझना। देखो सपोज कर लो, ये पहले देखो ये क्या हो रहा है, ये घट गया, तो ये जितना घटा वही इतना क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। एक वस्तु के उत्पादन को घटाएं तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को देखो बढ़ा रहे हैं, एक वस्तु के उत्पादन को घटाएं, रुको नहीं देख पा रहा होगा, कलर चेंज करते थोड़ा। एक वस्तु का उत्पादन देखो घटाएं, एक वस्तु का उत्पादन क्या किए, घटाएं, तो दूसरे वस्तु का उत्पादन को देखो बढ़ा रहे हैं। यही चीज होता है हम लोगों का आपका सीमांत अवसर लागत। है समझ में? और कुछ नहीं, ये इतना मोटा मोटा चीज ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है जी, हट, बस इतना नॉर्मल सा आप इसको समझ लो। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, देखते हैं क्या कुछ और है। नहीं, हो गया, बस इतना ही देख लो। हम लोगों को जो है ये पूरा यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, आई होप, हमको पूरा उम्मीद है कि जितना भी चीज हम आप लोगों को पढ़ाएं इस चैप्टर में, हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। हर एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, उन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में अंतर पढ़ लिए। हम लोग पढ़ लिए आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, और आर्थिक समस्या के बाद पढ़े केंद्रीय समस्या क्या है, केंद्रीय समस्याएं कितने प्रकार की होती है, और हाँ, आर्थिक समस्या और केंद्रीय समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। हो सकता है ये भी कभी एग्जाम में पूछ दे। तो सिंपल बात है, अगर आर्थिक समस्याओं को दूर करना है तो हम लोगों को साधनों का वैकल्पिक यूज करना होगा, बिना मतलब के चीजों को खरीदना नहीं होगा, हमें हमारे आय के स्रोतों को बढ़ाना होगा, अपने आवश्यकताओं को सीमित करना होगा। ठीक है, और अगर केंद्रीय समस्याओं को हम लोग रोकना चाहते हैं तो केंद्रीय समस्या रोकने के लिए अर्थव्यवस्था का जो तीनों क्षेत्र है, समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग उन तीनों समस्याओं के बारे में पढ़ लिए डिटेल में। फिर पढ़े हम लोग उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उसका विशेषता पढ़े कि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर गिरती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कि कॉनकेव होता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उसका मान्यता क्या है, उसका विशेषता क्या है, पढ़ लिए। अवसर लागत क्या है, उसका ड्राइंग से भी पढ़ लिए। अवसर लागत और उत्पादन लागत में क्या संबंध होता है, दोनों एक दूसरे का वैकल्पिक नाम है, ये सीख लिए। क्यों वैकल्पिक बोला जाता है वो जान लिए, और साथ ही साथ सीमांत अवसर लागत के बारे में भी हम लोग जान लिए। बस इस चैप्टर में इतना ही चीज आप लोगों को पढ़ना है। अगर इतना चीज आप लोग अच्छे से समझ गए तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा वो इन्हीं के सराउंडिंग से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। आई होप आप लोगों को हर एक चीज डिटेल्ड में समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है, नहीं है, नीचे हमको कमेंट करके बताओ। अगर सब चीज समझ में आ गया तो भी नीचे हमको कमेंट करके बताओ कि सर सब समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो भी बताओ कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। जो टॉपिक समझ में नहीं आया होगा उसको एक शॉर्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो। आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं जो क्लास 12th के हैं, 11th के हैं, उन सभी तक वीडियो पहुंचाओ। अगर वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश हो गया, साइंस इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। अगर आर्ट्स का या साइंस का स्टूडेंट है, अगर उनका इंग्लिश और इकोनॉमिक्स है तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ाते हैं। तो उन तक भी वीडियो पहुंचाए ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।